में जब हम फ्लक्स लिखेंगे तो फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 10 टेस्ला। यहाँ डेटा से समझ में आ रहा है कि वो कांस्टेंट है ना। तो हो जाएगा फ्लक्स 10 इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 40 पाई बराबर। अब यहाँ पर कुछ भी वेरिएबल है क्या, नहीं है, वेरिएबल नहीं है तो कांस्टेंट है। तो अगर फ्लक्स कांस्टेंट हो तो ईएमएफ डेवलप होगा क्या। फैराडे ने बोला था ईएमएफ कब डेवलप होंगे, जब फ्लक्स बदलेगा, अदरवाइज डेवलप। तो यहाँ ईएमएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो करंट की वैल्यू भी 0 हो जाएगी क्योंकि ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस करंट होगा। तो ये हो गया पहला सवाल। दूसरा सवाल में इसी को रेडियस 2 सेंटीमीटर है, क्रॉस नेचर का ही फील्ड है जिसकी वैल्यू किसी भी समय में 10 टेस्ला है, बट मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है 0.2 टेस्ला पर सेकेंड के हिसाब से। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है 0.2 टेस्ला पर सेकेंड के हिसाब से। तो इस वक्त में अब रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम है, 10 ओम है, इस वक्त में जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा या ईएमएफ कितना होगा। तो देखो ध्यान से, फ्लक्स इक्वल टू फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, जिसमें एरिया क्या है, कांस्टेंट, और बी क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो जो d∅dt है जिसे हम लोग ईएमएफ कहते हैं, मैं अभी मैग्नीट्यूड ही लिख रहा हूं, ठीक है। तो d∅dt है वो क्या हो जाएगा, एरिया इंटू dB/dt, यही हो जाएगा ना, एरिया इंटू dB/dt। तो बताओ एरिया क्या लिखूंगा, पाई इंटू आर स्क्वायर, और dB/dt की जगह क्या लिखूंगा, 10 लिखूं कि 0.2 लिखूं, 10 लिखूं कि 0.2 लिखूं, 0.2 लिख दिया। तो ये जो डेटा आ गया वो कितना आ गया बताओ, 2 2 जा 4 2 जा 8, 0.8 पाई। तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.8 पाई बाय रेजिस्टेंस 10 बराबर है। तो इसे 80 पाई मिली एम्पियर कह सकते हैं, 10⁻³ बराबर। इतना हो गया करंट। अब करंट का डायरेक्शन यहाँ पूछ रहा है कि डायरेक्शन बताओ क्या होगा। तभी सभी बंधु देखो ध्यान से कि अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन ऑलरेडी क्या है, क्रॉस। और यहाँ dB/dt पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में, तो dB/dt अगर पॉजिटिव में लिखा है इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्लस में, मतलब फील्ड बढ़ रहा है। और अगर वही वैल्यू नेगेटिव में रहता है इसका मतलब फील्ड कम होते रहता है। तो इसका मतलब समझ में आया कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस नेचर का है और वो बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, अपोज करना पड़ेगा ना। क्या करना पड़ेगा, अपोज करना पड़ेगा। तो फील्ड को क्या करना पड़ेंगे, कम करने पड़ेंगे। तो कम करना है, कम करना है, कम करना पड़ेगा। तो बताओ कम करने के लिए क्रॉस डेवलप करना पड़ेगा कि डॉट डेवलप करना पड़ेगा, क्या डेवलप करना पड़ेगा। अगर कम करना है, पहले से क्रॉस है और वो बढ़ रहा है तो इसे कम करना है, तो कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रॉस या डॉट। तो इसका मतलब जो नया वाला फील्ड हमको जनरेट करना है उसका नेचर कैसा होना चाहिए, डॉट। इसका मतलब करंट कैसा होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। ये लॉजिक कितने लोगों को समझा ये बताओ, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें करंट हो गया एंटी क्लॉकवाइज। अगला सवाल, यही रिंग है, रेडियस वही 2 मीटर है, रेजिस्टेंस 10 ओम है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 4 टेस्ला किसी वक्त, क्रॉस नेचर की फील्ड है, पर दिया हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ फील्ड -0.8 टेस्ला पर सेकेंड। तो अब बताइए अगर ईएमएफ निकालना है तो क्या लिखेंगे, ईएमएफ इक्वल टू मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, A इंटू dB/dt, यही होगा ना। एरिया की वैल्यू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू dB/dt की वैल्यू 0.8, तो कितना आ जाएगा बताओ, 32, 3.2 पाई। तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3.2 पाई बाय 10, इतना एम्पियर का करंट हो जाएगा। अब डायरेक्शंस निकालना है, तो बताओ यहाँ पर नेगेटिव साइन आया, इसका मतलब ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है, क्रॉस नेचर का करंट है और उसकी वैल्यू कम हो रही है। तो कम हो रही है तो बढ़ाना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा। तो बड़ा करना है मतलब सपोर्ट करना कि अपोज करना है,
पहले से क्रॉस नेचर और वो कम हो रहा है, तो फिर क्रॉस नेचर बनाना पड़ेगा कि डॉट नेचर? सपोर्ट करना है ना, कम हो रहा है, कम होने से रोकना पड़ेगा, कम होने से रोकना पड़ेगा। तो नया वाला जो फील्ड होगी उसकी नेचर कैसी होनी चाहिए? क्रॉस होनी चाहिए। इसका मतलब करंट कैसा होगा? क्लॉकवाइज। बराबर है? कोई दिक्कत किसी को? कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है? लिखो ये सब। निकाल लो ईएमएफ और करंट। आ गया? अब इसमें देखिए, फ्लक्स इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, मैग्नेटिक फील्ड इनटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ रेडियस बदल रहा है, ईएमएफ हो जाएगा डी फाई बाई डी टी। तो यह हो जाएगा बी इंटू पाई इंटू 2r इंटू डी आर बाई डी टी। मैग्नेटिक फील्ड 10 टेस्ला इंटू पाई इंटू 2 इंटू रेडियस की जगह 4 मीटर इंटू डी आर बाई डी टी की जगह 0.2 16 पाई। करंट की वैल्यू ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस 16 पाई बाय 10। अब आप ये बताओ इसमें डायरेक्शन क्या होगा? डी आर बाई डी टी पॉजिटिव है, इसका मतलब एरिया बड़ा हो रहा है। एरिया बड़ा होने का मतलब फ्लक्स बढ़ रहा होगा, तो फ्लक्स को कम करना पड़ेगा। तो कम करने कैसे करता होगा बताओ? मैग्नेटिक फील्ड कौन से नेचर का यहाँ पर नहीं दिया है, तो मान लो क्रॉस नेचर का। मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस नेचर का है, हमको फ्लक्स को कम करना पड़ेगा। कम करना तो मैग्नेटिक फील्ड को कैसा प्रोड्यूस करना पड़ेगा? सपोर्ट में कि अपोज में? कैसा प्रोड्यूस करना पड़ेगा? अपोज में कि सपोर्ट में? फील्ड को कम करना पड़ेगा ना, तो इसलिए यहाँ पर डॉट क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट एक और दे देते हैं। यहाँ पर डॉट नेचर का फील्ड है 4 टेस्ला, रेडियस जो है 4 मीटर है, डी आर बाई डी टी माइनस 0.3 मीटर पर सेकेंड, रेजिस्टेंस 10 ओम। बताओ आ गया? फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, ईएमएफ बी इंटू पाई इंटू 2r डी आर बाई डी टी। अब यहाँ पर माइनस से समझ में आ रहा है कि एरिया क्या हो रहा है? कम हो रहे हैं, जिससे फ्लक्स की वैल्यू कम होगी, तो बढ़ाना पड़ेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड डॉट नेचर का है, तो बताओ नया वाला फील्ड सपोर्ट करना पड़ेगा ना या अपोज करना पड़ेगा? तो डॉट ही क्रिएट करना पड़ेगा। बराबर? तो डायरेक्शन से रिलेटेड लॉजिक क्लियर हो गए? अगला सवाल लिखो। रिंग और डिस्क ऑफ रेडियस आर, रिंग और डिस्क ऑफ रेडियस आर रोटेट about its axis perpendicular to plane
rotate about its axis perpendicular to plane with angular speed omega. Rotate about its axis perpendicular to plane with angular speed omega. Angular speed omega. Find the flux and EMF develop. Find the flux and EMF develop. देखिए ध्यान से, ये रिंग है, अबाउट एक्सिस मतलब ये एक्सिस होगा, इसके अबाउट ये रोटेट हो रहा है ओमेगा से, रेडियस इसकी आर है। यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया कितना देगा? पाई आर स्क्वायर। क्या ये बदलेगा ऐसे घूमने से? ऐसे रिंग या डिस्क घूम रहा है तो उससे एरिया बदलेगा क्या? क्या फील्ड बदलेगा? नहीं। तो ये फ्लक्स बदलेगा? बोलो ना, नहीं बदलेगा कि बदलेगा? सोच के बताओ। चार्ज नहीं है ना, नॉर्मल रिंग है, रिंग ऐसे ऐसे घूम रहा है एक्सिस के अबाउट। मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन, ऐसा मान के चलो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन है, डॉट या क्रॉस कोई भी फील्ड है। बताओ फ्लक्स बदलेगा कि कांस्टेंट रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि फ्लक्स लिखते हैं फील्ड इनटू एरिया, तो डॉट प्रोडक्ट, तो फील्ड अंदर की तरफ और एरिया बाहर की तरफ, दोनों के बीच का एंगल 180 cos 180 -1। और रिंग ऐसे ऐसे कैसे भी घूम जाए तो ना तो फील्ड का डायरेक्शन बदलने वाला ना एरिया का डायरेक्शन बदलने वाला, तो दोनों के बीच का एंगल सेम रहने वाला। फील्ड की वैल्यू भी नहीं बदल रही और एरिया भी नहीं बदल रहा है, इसका मतलब फ्लक्स क्या रहेगा? कांस्टेंट। आप लोगों को समझा नहीं, ध्यान से सोचो तो एक बार मैं जो बोला वो बात को। बराबर, तो कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहा तो ईएमएफ की वैल्यू 0, करंट भी 0। ठीक, बना दीजिए। नहीं समझा? जो रिंग है अपने एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे घूम रहा है, कितनी बार भी घूमे उससे क्या बदला? क्या एरिया कम ज्यादा होगा? रेडियस कम ज्यादा होगा? घूमने से रेडियस बदलता है क्या? नहीं। तो एरिया फिक्स है, घूमने से ऐसे उसी प्लेन में घूम रहा है तो उससे फील्ड में कोई अंतर नहीं होने वाली है, तो फील्ड में भी कोई अंतर नहीं है, एरिया में भी कोई अंतर नहीं है और एंगल में भी कोई अंतर नहीं है। एरिया वेक्टर बाहर की तरफ और फील्ड वेक्टर अंदर की तरफ या बाहर की तरफ जैसा भी रहता है, दोनों के बीच का एंगल भी फिक्स है, तो किसी चीज़ में कोई बदलाव ही नहीं हुआ। इसलिए फ्लक्स तो जनरेट हुआ लेकिन ईएमएफ जनरेट नहीं हुआ। बट यहीं पर अगला सवाल में, इफ द रिंग और डिस्क रोटेट अबाउट डायमीटर, if the ring or disc rotate about diameter, then flux and EMF। डायमीटर के और रोटेट होगा तब क्या होगा? तब कुछ बदलेगा, बताओ क्या बदलेगा? एंगल बदलेगा। मान लो मैग्नेटिक फील्ड डॉट नेचर का, ये बाहर की तरफ है और ये हमारा एरिया वेक्टर है, ये भी बाहर की तरफ है, दोनों अभी पैरेलल है। अब अगर ये डायमीटर के बाद रोटेट हो रहा है तो देखो एंगल बदल रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है लेकिन एरिया वेक्टर का एंगल बदल रहा है, तो एंगल बदल रहा है, तो एंगल बदलेगा तो फिर फ्लक्स बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा ना। तो इस सिचुएशंस में जब फ्लक्स लिखेंगे वो लिखना पड़ेगा b इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा किसी भी टाइम पे, ठीक है। थीटा को अगर ओमेगा के टर्म में लिखेंगे तो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी लिख सकते हैं, b इंटू ए इंटू कॉस ओमेगा टी, ऐसा लिख सकते हैं। थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, टी टाइम से घूम रहा, ओमेगा एंगुलर स्पीड है, तो एंगल कितना कवर होगा? ओमेगा टी, स्पीड इंटू टाइम बराबर हो जाएगा एंगल।
थीटा ओमेगा टी। अब इसे डिफरेंशिएट करो, ईएमएफ की मैग्नीट्यूड, ईएमएफ की मैग्नीट्यूड, तो डी फाई बाई डी टी मैग्नीट्यूड के साथ। तो देखो b इंटू ए इंटू कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन। अब हमको मैग्नीट्यूड ही लिखना है तो सिर्फ साइन थीटा लिखता हूँ, और ओमेगा से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, तो साइन ओमेगा टी। ये हो गई ईएमएफ। और करंट निकालना होगा तो b इंटू ए इंटू ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी बाय रेजिस्टेंस लिख लो। क्या बोले, बदलते रहेगा। कैसे बदलते रहेगा, देखो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक जा रहा है, तो एंगल की वैल्यू 0 से 90 हो रही है, तो cos 0 1 cos 90 0, तो फ्लक्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो फ्लक्स कम हो रहा है तो फ्लक्स को बढ़ाना है, तो फील्ड को बढ़ाना पड़ेगा, तो फील्ड को सपोर्ट करना पड़ेगा। तो फील्ड डॉट नेचर का है, तो डॉट नेचर का फील्ड करंट क्रिएट करेंगे, तो कैसा फील्ड कैसा करंट होगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब एक बार जब 0 हो गया, मतलब ऐसे 90 डिग्री पे चला गया फ्लक्स 0, अब 90 डिग्री से फिर इधर की तरफ जा रहा है, तो बताओ 180 तक, तो 0 से माइनस बी है, 0 से माइनस बी है, तो फ्लक्स अभी भी क्या होगा, कम। तो फिर से बढ़ाना पड़ेगा, तो बढ़ाना पड़ेगा, इसका मतलब फील्ड को सपोर्ट करना पड़ेगा, मतलब डॉट क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, मतलब यहाँ से यहाँ आने में एंटी क्लॉकवाइज। अब माइनस बी ए से वापस उल्टे डायरेक्शन में जाना चालू हुआ, तो माइनस बी ए से 0 होगा, 0 से प्लस बी ए होगा, ठीक है। तो फिर अब फ्लक्स क्या हो रहा है, आधे पार्ट में बढ़ रहा है, तो फ्लक्स जब बढ़ रहा है इसका मतलब फ्लक्स को क्या करना पड़ेगा, कम। तो डॉट को क्रॉस करना पड़ेगा, क्रॉस मतलब क्लॉकवाइज। तो ऐसे सिचुएशंस में पहले 0 से लेकर के 90 डिग्री तक, 0 से 180 डिग्री तक आधे पार्ट में एंटी क्लॉकवाइज करंट होंगे, क्योंकि इस प्रोसेस में फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और 180 डिग्री से 360 डिग्री वाले पार्ट में फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसमें कैसा करंट होगा, क्लॉकवाइज। तो देखो अब इसमें भी अलग अलग चीजें पूछ सकता है। 0 डिग्री पे फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस बी है। 90 डिग्री पे फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। फिर 180 डिग्री पे फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस बी है। फिर 270 डिग्री पे फ्लक्स की वैल्यू 0। फिर 360 डिग्री पे फ्लक्स की वैल्यू बी है, ठीक है। तो आपको मिलेगा एवरेज ईएमएफ या एवरेज ऐसा कुछ कभी। तो 0 से 90 डिग्री तक अगर की बात करूं, तो 0 से 90 डिग्री तक में चेंज जो ईएमएफ होगा, चेंज इन फ्लक्स बाय टाइम। चेंज इन फ्लक्स कितना हो जाएगा, देखो 0 माइनस बी ए, माइनस बी ए बाय टाइम की वैल्यू t बाय 4। यहाँ पर एक और माइनस है, एक और माइनस। 90 से 0 से 180 के केस में बताओ, चेंज इन फ्लक्स लिखता हूँ, बाकी तो आप नहीं लोगे। चेंज इन फ्लक्स कितना होगा, फाइनल कितना, माइनस बी ए, पहले कितना, ये क्या हो जाएगा, माइनस 2 बी ए का चेंज होगा। समय कितना लगेगा, t बाई 2। फिर 0 to 270 का बताओ, एवरेज फ्लक्स कितना होगा, चेंज 0 और बी ए, तो माइनस बी ए। फाइनल मैंने से इनिशियल कर देना, और टाइम कितना लगेगा इसमें, 3t/4। फिर 0 से 360 में बताओ, ऐसा पूछा जाएगा तो चेंज इन फ्लक्स कितना, 0, और टाइम कितना लगा, t। एवरेज फ्लक्स कभी बोलेगा या एवरेज ईएमएफ बोलेगा, तो इसका हेल्प से निकाल सकते हैं। हो सकता है 0 से 90 पूछे, हो सकता है 0 से 180 पूछे, हो सकता है 90 से 180 पूछे। तो मैं सभी पॉइंट पर फ्लक्स लिख दिया, उसके अकॉर्डिंग आप लिख लो फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज इन फ्लक्स, फ्लक्स फाइनल माइनस फ्लक्स इनिशियल, ऐसे करके निकाल लेंगे। लिख लीजिए आप, लिख लिए, लिखेंगे मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ। देखो ध्यान से, यहां मान लीजिए क्रॉस नेचर का मैग्नेटिक फील्ड है सब जगह,
एक रॉड है, रॉड की लेंथ L है, ये वेलोसिटी v के साथ एक एंगल पे जा रहा है, t इक्वल टू 0 टाइम पे यहाँ है। धीरे धीरे कुछ समय बाद ये यहाँ से चल के यहाँ पहुँच जाएगा। इस प्रोसेस में जो एरिया इसने स्वेफ्ट किया वो कितना होगा, एरिया स्वेफ्ट। तो रेक्टेंगल मतलब वो पैरेललोग्राम बनेगा। पैरेललोग्राम का एरिया क्या हो जाएगा बताओ, बेस इंटू हाइट। तो बेस हो जाएगा L इंटू हाइट हो जाएगी ये, बरोबर। तो देखो ये v का ये कंपोनेंट कितना है, v साइन थीटा। तो हाइट हो जाएगा v साइन थीटा इंटू टी। हाइट जो हो जाएगा स्पीड v साइन थीटा इंटू टाइम t, बराबर। तो यहाँ पर हो जाएगा v साइन थीटा इंटू टी। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा बताओ, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड हो गई b, एरिया की जगह L इंटू वी इंटू साइन थीटा इंटू टी। फ्लक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, EMF d∅dt माइनस साइन में। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखो इसमें VL साइन थीटा तो कांस्टेंट है, टाइम का डिफ्रेंशिएशन 1। तो EMF का फॉर्मूला क्या आ गया, BLV, ठीक है, इंटू साइन थीटा। ये हो गई EMF का फॉर्मूला। अब इसमें अलग अलग केस बनेंगे। थीटा 0 है, थीटा अगर 0 डिग्री हो, 0 डिग्री कहने का मतलब रॉड जो है अलोंग इट्स लेंथ जाए, तो साइन 0 क्या हो जाएगा, 0। तो EMF डेवलप रॉड में नहीं होंगे, 0 हो जाएंगे। थीटा अगर 90 डिग्री हो, मतलब रॉड परपेंडिकुलर टू लेंथ जाए, ये लेंथ है और ये इस डायरेक्शन में जाए, तो साइन 90 1। तो EMF इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, BLV, इतना EMF डेवलप हो जाएगा। ठीक है, इसे कहते हैं कौन सा EMF, मोशनल EMF। इसी बात को समझने के लिए दूसरा तरीका, ऐसे समझो ध्यान से। क्रॉस नेचर की फील्ड है, एक रॉड है, ये इधर की तरफ जा रहा है वेलोसिटी v से, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी साथ में जा रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन मोशन में, रॉड मोशन में, इसका मतलब चार्ज मोशन में है। तो चार्ज अगर मोशन में है तो उसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा बताओ, इलेक्ट्रिक फोर्स किधर, ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ, किधर की तरफ, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, डायरेक्शन किधर आ रहा है, ऊपर। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर किधर फोर्स लगेगा, नीचे। तो ये नीचे की तरफ आएगा मैग्नेटिक फोर्स, और उसकी वैल्यू हो जाएगी चार्ज E इंटू QVB वेलोसिटी इंटू मैग्नेटिक फील्ड B। अब सब माइनस यहाँ आके जमा होंगे, तो सब प्लस यहाँ आके जमा होंगे। इसके बीच का EMF निकालना। EMF का मतलब वोल्टेज, EMF एक प्रकार का वोल्टेज है। वोल्टेज होता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस होता है ना। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, ऐसा ही तो होता है ना। तो बताओ फोर्स आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, फोर्स बाय मास करके आएगा कि नहीं आएगा बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। हाँ बराबर, एक चीज़ और करना पड़ेगा। अब देखो हाई से लो की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ एग्जिस्ट करेगा इस डायरेक्शन में, तो उसके बदले में फोर्स इधर की तरफ लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो लगेगा चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। जब ये दोनों बराबर होंगे तब तक चार्ज ऊपर और नीचे जाते रहेगा। तो इस केस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ई को इक्वल करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू वी इंटू बी से, तो ये ई और ई कैंसिल हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगा, वी इंटू बी। ये बड़े काम का है। यहीं से स्पीड निकालेंगे ई बाय बी, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो होता है वो स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल होता है। और लाइट में अगर जाएंगे, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये मालूम है आप सबको। तो लाइट में जो स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वो इसी से आता है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट बाय मैग्नेटिक कंपोनेंट का डिवीजन। तो कभी आपको पूछा जाएगा लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ज़्यादा है कि मैग्नेटिक फील्ड का, तो डेटा से समझ में आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मैग्नेटिक फील्ड, तभी इसका रेशियो बहुत बड़ा आने वाला 3 × 10⁸ बराबर।
इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ज़्यादा हो गया। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे क्या लिख दूंगा बताओ, V इंटू बी, और डिस्टेंस की जगह इसकी लेंथ, रॉड की लेंथ L। तो इससे डेवलप हो गया EMF। ठीक है, अब इस प्रोसेस से EMF तो डेवलप हो गया। अब ये सोचो कि प्लस किधर डेवलप हुआ। आपको कभी बार सवाल आएंगे कि पॉजिटिव किधर डेवलप होगा, और जो EMF डेवलप हुआ उसके प्लस टर्मिनल किधर है और माइनस टर्मिनल किधर है। इस वाले रॉड को आप रिप्लेस कर दो एक ऐसे सेल से सवाल बनाते वक्त, जिसकी जो EMF होगी वो कितनी हो जाएगी, VLB। ये हो जाएगा EMF। ऊपर वाला टर्मिनल हाई और नीचे वाला टर्मिनल लो। तो कैसे पता करना है, तो आप बस ये देखो कि रॉड क्या जो वेलोसिटी है उसके तरफ हाथ ऐसे घुमाओ, फील्ड की तरफ ऐसे कर्ल करो, जिधर के तरफ एरो आया उस उधर की तरफ प्लस टर्मिनल, उधर की तरफ क्या प्लस टर्मिनल। यहाँ घुमाओ, किधर है, ऊपर है ना, तो ऊपर में प्लस बनेगा, नीचे माइनस। यहाँ पर भी तय करना है, तो वेलोसिटी घुमाओ, तो ये साइड में हाई होगा और ये साइड लो होगा। तो आपको पूछ लेगा, तो इधर का टर्मिनल प्लस हो जाएगा हाई और इधर का टर्मिनल लो। बहुत बार जरूरत पड़ती है, निकालना पड़ता है। तो इस वक्त ये ध्यान रखना कि कैसे निकालेंगे। तो ज़्यादा आसान है, इलेक्ट्रॉन के और प्रोटॉन प्लस माइनस के चक्कर में ना पड़ते हुए सिंपल ऐसा है कि वेलोसिटी की तरफ ऐसे हाथ घुमाइए, फील्ड की तरफ ऐसे कर्ल करिए, जो डायरेक्शन एरो का है मतलब उस साइड में प्लस होगा हाई टर्मिनल और उसके अपोजिट साइड में माइनस होगा, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन पकड़ोगे तो इसके अपोजिट में इलेक्ट्रॉन को लेके जाओगे, तो अपोजिट में माइनस होगा और इस साइड में प्लस होगा। तो वही बात है, डायरेक्टली बोल दे रहा हूँ कि आप ऐसा पकड़ो और जिधर ये एरो आया उसके तरफ क्या होगा, हाई टर्मिनल प्लस और अपोजिट साइड में माइनस। लिखिए ये बातें। ऐसा रेलवे ट्रैक है, इस पे एक रॉड है, 2 मीटर का है, 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। क्रॉस नेचर का मैग्नेटिक फील्ड 20 टेस्ला है। यहाँ पे रेजिस्टेंस है 5 ओम का। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट पी है। अब करंट का वैल्यू बताना है, अब डायरेक्शन बताना है। बताओ कितना EMF डेवलप होगा। EMF हो जाएगा VLB 10, लेंथ की वैल्यू 2 मीटर, B20 400 वोल्ट। तो करंट हो जाएंगे 400/5 80 एम्पियर का। कौन से डायरेक्शन में होंगे, तो आप पहले बताओ कि यहाँ पर प्लस किधर होगा, ऊपर, ये साइड प्लस होंगे और ये साइड माइनस होंगे। तो सेल हुआ ना ये, तो करंट किधर से किधर फ्लो होगा, ये डायरेक्शन ए से पी। ये बैटरी हो गई, ऐसा समझने का। ठीक है, हाई से लो की तरफ करंट फ्लो होता है बाहर में, और बैटरी में लो से हाई। रॉड ऑफ लेंथ L rotates in a perpendicular magnetic field. Rod of length L rotates in a perpendicular magnetic field. Rotates in perpendicular magnetic field about one end with angular speed omega. Rotates in a perpendicular magnetic field about one end with angular speed omega. With angular speed omega, then find the EMF developed in rod. देखो रॉड है जिसकी लेंथ L है, t = 0 पे यहाँ था, ये ओमेगा से रोटेट हो रहा है। तो ओमेगा से रोटेट हो रहा है अबाउट वन एंड, तो ऐसे रोटेट होगा एक सर्कल में। थोड़ी देर बाद ये मान लो यहाँ पहुँच गया टाइम t पे, तो ये जो एंगल कवर हुआ थीटा वो हो जाएगा ओमेगा t, बराबर। तो ये जो लेंथ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, थीटा इंटू आर। तो थीटा हो गया ओमेगा टी इंटू आर की जगह पे L। तो ये जो एरिया कवर हुआ, एरिया को ऑलमोस्ट ट्रायंगल मान लेंगे टाइम छोटा हो तो 1/2 बेस L हाइट x। तो 1/2 बेस L हाइट x के जगह पे ओमेगा इंटू L इंटू टी।
ये हो गया एरिया। एरिया आ गया तो देखो ध्यान से, फ्लक्स कितना आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया 1/2 L स्क्वायर ओमेगा टी। ये टर्म तो कांस्टेंट है। ईएमएफ निकालना है तो डिफरेंशिएट करेंगे, डी फाई बाय डी टी। तो बताओ डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। एल मतलब रेडियस, जिस सर्कल में घूम रहा है उसकी रेडियस। और उसे पूछेगा हाई किधर बना, लो किधर बना, तो बताओ तो हाई लो किधर बना, किधर है किधर लो। अगर ये ऐसे रोटेट हो रहा है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये कंसिडर होगा, तो ये साइड हाई होगा और ये साइड लो होगा। ठीक, बना दे, हो गया। इसी में ऐसा पूछ लेगा, मैं पॉइंट लिखता हूँ, देखो ध्यान से। इस पॉइंट का नाम O, इस पॉइंट का नाम दो P, ये पॉइंट का नाम Q, बीच में पॉइंट R, यहाँ पॉइंट S, 4 इक्वल पार्ट में बांट दिया। बोला वोल्टेज बिटवीन OR क्या है बताओ, वोल्टेज बिटवीन OQ क्या है बताओ, वोल्टेज बिटवीन OS क्या है बताओ, वोल्टेज बिटवीन OP क्या है बताओ, वोल्टेज बिटवीन RQ क्या है बताओ, वोल्टेज बिटवीन RS क्या है बताओ, वोल्टेज बिटवीन QS क्या है बताओ। कुछ ही पूछ सकता है आपको एडवांस वगैरह में। वोल्टेज बिटवीन QP क्या है बताओ, वोल्टेज बिटवीन SP क्या है बताओ। ये सब वोल्टेज दो पॉइंट के बीच का पूछ लिया तो क्या करोगे, ध्यान दो पहले फिर लिखना। देखो सभी बंदो, इधर लो है और इधर हाई है। अब देखो ये वाला पॉइंट को ये वाला सर्कल में घूम रहा है, ये वाला पॉइंट ये वाला सर्कल में घूम रहा है, ये वाला पॉइंट ये वाला सर्कल में घूम रहा है, ऐसा ही है ना। तो जो जिस सर्कल में घूम रहा है उसका रेडियस L की जगह यूज होने वाला है। हाफ बी ओमेगा R स्क्वायर एक्चुअली में, L मतलब स्क्वायर बनता है, सर्कल का रेडियस है L, ठीक है। तो हाफ बी ओमेगा R स्क्वायर करना है। अब इसमें देखो इस साइड में हाई है और इस साइड में लो है। अगर मैं इस O पॉइंट का 0 वोल्टेज मान लेता हूँ तो P पॉइंट का क्या हो जाएगा, माइनस में, और डेटा आएगा क्या, हाँ कि नहीं। तो मैं मानता हूँ लेट वोल्टेज एट O इक्वल टू 0। तो वोल्टेज एट P कितना हो गया बताओ, माइनस हाफ बी ओमेगा, O से P तक की दूरी L है ना। O से P तक की दूरी कितनी है बताओ, O से P तक की दूरी L है, तो रेडियस सर्कल का हो जाएगा L, तो L स्क्वायर। उसी तरीके से वोल्टेज एट मैंने S बोला तो फिर माइनस में लिखेंगे प्लस में, माइनस बी ओमेगा, कितना रेडियस है बताओ, O से S वाला जो पॉइंट है उसकी रेडियस कितनी है, O से S तक 4 टुकड़ों में बटा हुआ है ना, तो कितना आ जाएगा बताओ, 3L/4। तो यहाँ पर वो डेटा रेडियस की जगह क्या यूज होगा, 3L/4 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9B ओमेगा L स्क्वायर बाय 32। उसी तरीके से वोल्टेज एट Q पूछा तो बताओ Q जो पॉइंट है वो कौन से रेडियस में घूम रहा है, प्लस लिखूंगा कि माइनस, ये बताओ। अगर इस साइड हाई है उस साइड लो है तो इधर को 0 मानो तो उधर नेगेटिव में होगा ना, तो इसलिए माइनस लिख रहा हूँ। माइनस हाफ बी ओमेगा, कितनी रेडियस वहाँ की हो जाएगी, L/2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा बताओ, माइनस बी ओमेगा L स्क्वायर बाय 2 2 जा 4 2 जा 8। बताओ वोल्टेज एट R का क्या होगा, माइनस हाफ बी ओमेगा, रेडियस कितनी हो जाएगी L/4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा बताओ, माइनस बी ओमेगा L स्क्वायर बाय 32। अब जब सभी पॉइंट का अलग अलग वोल्टेज आ गया तो किसी का भी निकाल लो। जैसे मान लो बोला कि R और S का वोल्टेज निकालो, ये बोला मैं निकालता हूँ, इसका मतलब VR माइनस VS। तो VR कर दो इतना और VS कर दो इतना, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, 0 होगा तो कुछ और होगा, वहाँ 9 है। देखो VR की जगह पे माइनस बी ओमेगा L स्क्वायर बाय 32 माइनस VS, तो क्या हो जाएगा, प्लस 9B ओमेगा L स्क्वायर बाय 32। सॉल्व करेंगे तो 9 माइनस 1 8, 8/32 4, आंसर क्या हो गया, बी ओमेगा L स्क्वायर बाय 4। ऐसे बाकी कोई भी बोलेगा तो निकाल पाएंगे, हाँ
तो पहले आप एक बार देखो तो मैंने जो ये लिखा हूँ ये आपको समझा क्या, पहले आप ये बात देखो, क्योंकि ये लिख पाओगे तभी आप बाकी सब लिख पाओगे। ओ आर का मतलब वी ओ माइनस वी आर, ओ क्यू का मतलब वी ओ माइनस वी क्यू, वी ओ माइनस वी एस, वी ओ माइनस वी पी, वी आर माइनस वी क्यू, वी क्यू माइनस वी एस, वी क्यू माइनस वी पी, वी एस माइनस वी पी। फिर सब डेटा रखेंगे, अपने आप बनेगा। पहले ये देखो कि ये डेटा बराबर आपके दिमाग में बैठ रहेगा, ये बैठेगा तभी आप बना पाओगे ये सवाल। एक सेंटर वाले पॉइंट को मैंने 0 वोल्टेज माना, बाकी पॉइंट का रेडियस लिख दिया। फॉर्मूला है हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। ये जो एल है मतलब वो रेडियस है सर्कल का, जिस सर्कल में पॉइंट घूम रहा है उस सर्कल का रेडियस। तो जिस सर्कल में पॉइंट घूम रहा है उस सर्कल की रेडियस लिखनी है एल के जगह और उसका स्क्वायर कर देना। ऐसा ही करके हमने लिखे, क्योंकि सेंटर का 0 माने इस साइड का नेगेटिव होगा डायरेक्शन के हिसाब से, इसलिए माइनस माइनस में लिखते गए। फिर सभी डेटा आ गया तो डिफरेंस निकालना है, लिख लो। समझ गया ना? ठीक है, आज बस इतना ही, फिर कल करेंगे।